गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आप लोग पीछे वाले वीडियो देखा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी पूर्ण रूप से नहीं देख रहे हैं, गलत बात है। एक इस लॉकडाउन पर बात जब करें तो इसका कब खुलेगा इसकी कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि अभी भी फैलने का रफ्तार पहले के तुलना में और अधिक है। इसलिए विद्यार्थी पठन पाठन अभी आपका बाधित रहेगा क्लास में, इसलिए मन और दिल दोनों को लगाएं और अध्ययन बहुत अच्छी तरीका से करें। जितना बताया जाए उतना तो अवश्य आप अध्ययन कर लें। यदि आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, अदर चीज नहीं पढ़ना चाहते, तो जो वीडियो में बताया जाए उस बात को आप जरूर पढ़िए। उससे आप बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं और आपके पास अच्छा नॉलेज भी होगा, बशर्ते आप बताए गए बातों को ध्यान से सुने, समझें और याद करें। आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इस बात को बताने जा रहे हैं जिसको आपको गौर से देखना होगा। क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। दो गो आकाशीय पिंड है और दोनों का द्रव्यमान बराबर है। दोनों का द्रव्यमान बराबर है, यानी m1 बराबर भी a में है और m2 बराबर भी a में है। दोनों आर सेम है। तो जब दोनों सेम हो तब उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, यानी सूत्र बना देंगे। तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन लिखते हैं? दो समान द्रव्यमान, तो समान द्रव्यमान वाले आकाशीय दो समान द्रव्यमान वाले आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। ये सूत्र आपको बनाना है, निकालना है। जब दोनों का द्रव्यमान बराबर रहे, केवल द्रव्यमान का बात मैंने किया, दूरी का बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं, सॉल्यूशन हल करते हैं। ध्यान से देखिए, रिलेशन बैठाएंगे। माना कि पहले पिंड का द्रव्यमान, जो हम लोग m1 लिखते थे वो भी आ गया m। और विद्यार्थी जी, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 भी हो गया m। समान आया बाबू? समान आ गया, दोनों समान, कि m1 के भी मान समान है और m2 के भी मान समान है। दोनों पिंड के बीच दूरी दी है, ठीक है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से याद है, F G m1 m2 बटे डी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम यही आपने पढ़ा था। तो F बराबर G, m1 के जगह m और m2 जगह भी m और ये डी स्क्वायर। तो m गुने m स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, यानी आप F बराबर G
और m/d अब पूरे पर स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो सूत्र बन गया बहादुर, F बराबर G इंटू m/d। अब इस सूत्र कब लगाएंगे? जब दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। समझ गए होंगे बात। ये सूत्र गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G इंटू m/d का होल स्क्वायर है ने। ये कब लगेगा? तब जब दोनों पिंड का द्रव्यमान बराबर रहेगा तब। समझ गया होगा बात को। आप इसको गौर से 20 सेकंड तक देखें, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि दोनों आकाश से पिंडों का द्रव्यमान यदि बराबर रहेगा तब उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि यहाँ मान दे देता 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, तो यहाँ मान बैठा देते, आंसर आ जाता। तो समझ गया होगा बात। आगे के क्वेश्चन ध्यान देंगे, 20 सेकंड तक इसको पढ़ें। विद्यार्थी जी, अब इस जीव को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, मैं उसका जवाब बताते हैं। क्योंकि आप लोग को पीछे में अंतर बताए थे विद्यार्थी, तो उसमें लिखाए थे इसका मान सब जगह समान होता है। जीव को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, मैं उसका बात करते हैं। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, तब आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। क्वेश्चन है, जीव को, बड़का जीव को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देख लिया विद्यार्थी जी। क्वेश्चन है कि जीव को, बड़का जीव को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? बड़का जीव को सार्वत्रिक नियतांक, ये बड़ा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलिए या शॉर्ट में बोलिए सार्वत्रिक नियतांक। जीव को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? आप जवाब सुनिएगा विद्यार्थी गौर से कि यह जो जी है विद्यार्थी, बड़का जी है जो सार्वत्रिक नियतांक है, इसका जो मान है द्रव्यमान, यानी m1 हो या m2 हो, द्रव्यमान, दूरी d हो, तो ना तो इसका मान पहले पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना तो दूसरे पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ना तो उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ना तो पृथ्वी की गहराई पर निर्भर करता है और ना तो पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना तो छोटे पिंडों की द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना तो विशाल पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना तो ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पर निर्भर करता है, कहीं पर भी ये निर्भर नहीं करता है, बल्कि हर जगह हर पल इसका मान बराबर होता है, समान होता है, एक जैसा होता है, कहीं पर इसका मान बदलता नहीं है। इसलिए इससे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, और जिसका मान आपको पहले ही बता चुके हैं 6.6 से 73 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है विद्यार्थी जी इसका मान और मात्रा। तो याद रहेगा, इस बातों को स्पष्ट रूप से आप समझेंगे, है ने। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चों को दिक्कत हो तो बोलने की कोशिश करेंगे, है ने। आइए हम आगे आपको इस बात को बताते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है विद्यार्थी, और मान कितना होता है?
तो पृथ्वी पर लेंगे तो इसका मान यही होगा, चंद्रमा पर लेंगे तो यही इसका मान होगा, मंगल ग्रह पर लेंगे तो इसका मान यही होगा, बड़ा पिंड पर लेंगे द्रव्यमान तो इसका मान यही होगा, छोटे पिंड पर इसका द्रव्यमान लेंगे तो यही होगा, 2 मीटर की दूरी पर लेंगे तो इसका मान यही होगा, 2100 किलोमीटर की दूरी पर लेंगे तो इतने होगा, 50,000 किलोमीटर की दूरी पर लेंगे तो इतने होगा। दूरी पर बदलता नहीं। तो याद है इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो ये आंसर लिखिए। आंसर सुनिए, जी को सार्वत्रिक नियतांक इसलिए कहा जाता है कि इसका मान m1 m2 के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ना ही आकाशीय पिंड के दूरी पर निर्भर करता है, ना ही आकाशीय पिंड के विशाल या सूक्ष्म पर निर्भर करता है, बल्कि हर जगह इसका मान समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। याद रहे सभी बच्चों को, यही सब लिखता हूं आंसर, ध्यान से देखेगा। जी का मान m1 और m2 के साथ d पर भी निर्भर नहीं करता है। जी का मान m1 और m2 के साथ साथ d पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका मान सभी जगह जैसे सूर्य, तारा, ग्रह एवं अन्य आकाशीय एवं अन्य आकाशीय पिंड सभी जगह जैसे सूर्य, तारा, ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड पर समान होता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। तो इसका मान विद्यार्थी कहीं भी बदलता नहीं है, चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, ग्रह हो एवं अन्य आकाशीय पिंड हो, हर जगह इसका मान एक समान रहता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। आप इसको 5 सेकंड तक पढ़ें। ठीक विद्यार्थी, अब देखिए, अब आप लोग 8 क्लास में जो भी बात पढ़ा था उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैं आप लोग को फिर यही पॉइंट पर आएंगे, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। अब हम लोग कुछ छोटा पॉइंट पर जा रहे हैं, इसके बाद फिर बीच में छोटा पॉइंट के बाद फिर हम लोग यही लौटेंगे, है ना, सिंघम रिटर्न की तरह। तो विद्यार्थी जी, आपने पहले पढ़ा था दाब, परनोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, ये सब पढ़े हैं 8वां क्लास में विद्यार्थी। ये सभी दाब, परनोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है पास्कल के नियम, घनत्व, ये सब आपने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ना है। तो आइए सब छोटे छोटे बातों, दाब आप जानते हैं
यहाँ पर दाब के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल है, मैं सभी पर बात करता हूँ। पहले मैं चलता हूँ दाब पर, आप गौर से देखिए। दाब जिसको अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं विद्यार्थी, है न। और आप 8वां में पढ़े थे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है विद्यार्थी। तो क्वेश्चन क्या था कि दाब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है विद्यार्थी। तो आपने पढ़ा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेशर कहा जाता है, इसलिए इसको P से सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि है, इसका SI मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, इसलिए इसको PA से सूचित किया जाता है। ये सब बात तो आपने जानते हैं। दाब बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी जी, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो 1 पास्कल बराबर होता है विद्यार्थी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति वर्ग बराबर होता है 1 पास्कल, इसलिए इसका प्रचलित मात्रक विद्यार्थी पास्कल है। यदि दाब का मात्रक आप लिखेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर तो आपको गलत नहीं होगा, सही रहेगा। इस बातों को याद रखिएगा। मैं परिभाषा लिखता हूं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। यह यदि भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक पास्कल होता है। अब यहां पर सूत्र हो गया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। ठीक है विद्यार्थी जी, इस बात को याद रहे, है। अब यहां से 2 गो शब्द निकलेगा नोट पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा। दाब क्षेत्रफल के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है और बल का समानुपाती। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अब बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। यानी ये दोनों में समान अनुपात, जैसे ही वैसे ही, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, लेकिन ये उल्टा होगा। व्युत कर्मानुपाती मतलब उल्टा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा। तो इस बात को लिख देंगे, दाब बल का समानुपाती होता है, दाब बल के समानुपाती होता है। यानी जिस अनुपात में बल बढ़ेगा उसी अनुपात में दाब बढ़ेगा। दूसरा, दाब क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो दाब घटेगा, बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, बल घटेगा तो दाब भी घटेगा, ई घटेगा ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा ई घटेगा। समझ रहे हैं? इस पर हम लोग को बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप 20 सेकंड तक इसको पढ़ें।
हो गया विद्यार्थी। अब आइए हम लोग यहाँ से परमोद या चाप पर बात करते हैं। इस पर अभी कल और डिटेल से बताएंगे। इसमें दाब का दैनिक जीवन में काफी उपयोग है। इससे संबंधित बात एक छोटा सा है, प्रणोद क्वेश्चन, परनोद या चाप किसे कहते हैं? ये भी उसी की तरह है। किसी वस्तु पर लंबवत यानी अभिलंब, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल, यानी ऐसा बल लगाएंगे कि 90 डिग्री पर लगे। तो 90 डिग्री पर जब लगेगा तब उसके ही दाब को क्या कहते हैं? परनोद या चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद या चाप कहते हैं। इसका ये साई मात्रक न्यूटन होता है विद्यार्थी जी, है नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार का बल है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को परनोद या चाप कहते हैं, है नहीं। इस बात को याद रहे, है नहीं। क्या चीज? किसी वस्तु के सतह के लंबवत, किसी वस्तु के लंबवत सतह पर लगने वाले बल को, है नहीं, क्या कहते हैं? चाप या दाब कहते हैं विद्यार्थी। इस बात को याद रहे। चलिए दिखाते हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के सतह के आंसर किसी वस्तु के सतह के लंबवत अभिलंब लगने वाले बल या दाब, लगने वाले बल को परनोद या चाप कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इस बात को याद रहे। सही बच्चों को परनोद बराबर आपको सूत्र हो जाएगा, है नहीं। परनोद बराबर सूत्र हो जाएगा, आपको सूत्र हो जाएगा विद्यार्थी, दाब गुने क्षेत्रफल, या इसी को दाब बराबर परनोद बटे क्षेत्रफल। इसको परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल को परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इस वीडियो के साथ मिलेंगे, है नहीं, इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद,